क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कवर कर रहे हैं। तो मोल कंसेप्ट को हम कुछ इस तरह से समझ लेते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में 9th-10th क्लास में साइंस में हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट क्या है कि जैसे इसको डेली लाइफ के एग्जांपल से हम देख लेते हैं। जैसे कि हम कभी बनाना खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो वहाँ हम देखते हैं कि हम कभी भी उससे ये नहीं कहते कि यार ये 12 बनाना हमें दे दो, है ना। हम क्या बोलते हैं इसको कि 1 दर्जन बनाना दे दो या हाफ दर्जन बनाना दे दो। वन स्कोर में किसी भी सब्सटेंस के 20 आइटम्स हो सकते हैं, जैसे ये पेन यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो जैसे हम डेली लाइफ में कुछ बड़े, थोड़े से बड़े अमाउंट के लिए कुछ एक टेक्निकल टर्म हम यूज कर लेते हैं, सेम उसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर भी हमें नीड होती है किसी भी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल वहाँ पे एग्जैक्ट प्रेजेंट होंगे। तो उस एक टेक्निकल टर्म या एक कंसेप्ट की हमें नीड हुई, जिसे हम कह देते हैं मोल कंसेप्ट, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने है कि एक गोल्ड का कॉइन है, तो गोल्ड के कॉइन की बात करूँ तो ये बिलियंस मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यार कैसे हम इसको, अब जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो A+B तो केमिस्ट्री में नीड होती है। अब ऐसे तो है नहीं कि अगर जैसे हम किसी केमिकल रिएक्शन में कुछ अमाउंट किसी सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं, तो अगर हमें उन्हें पार्टिकल के नंबर में यूज शो करना है, तो वहाँ पे ऐसे तो है नहीं कि हम 20-30 पार्टिकल हैं, क्योंकि वहाँ मिलियंस और बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक नंबर्स की नीड होती है ना। क्यों? क्योंकि पार्टिकल या कहने लगो कोई भी सब्सटेंस है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, एटम से मिलकर के बना हुआ, और एटम का साइज काफ़ी स्मॉल होता है। तो एटम का साइज काफ़ी स्मॉल होने की वजह से छोटे से ही अमाउंट में काफ़ी नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट हो सकते हैं। या सिंपली कहूँ कि फंडामेंटली या स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, एटम्स है ना। किसी भी सब्सटेंस का एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या हुई, एक नीड हुई इस कंसेप्ट की कि केमिस्ट्री के अंदर हम किसी भी सब्सटेंस में कितने अमाउंट में पार्टिकल प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट। तो ये बात हम कर चुके हैं कि क्यों नीड हुई है। वी नीड ए कन्वीनिएंट काउंटिंग यूनिट टू एक्सप्रेस द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए सब्सटेंस, कि हमें एक ऐसी यूनिट की जरूरत हुई जो कि चीज़ों को आसान बना दे कि हाँ किसी भी सब्सटेंस के कितने अमाउंट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल वहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस नीड को जो फुलफिल किया वो किसने किया है, मोल कंसेप्ट ने। तो एक्चुअल में मोल कंसेप्ट होता क्या है, तो मोल कंसेप्ट या मोल, 1 मोल हम किसे कहेंगे किसी भी सब्सटेंस का, कि हम जैसे हमारे पास कार्बन है। अब कार्बन के 3 आइसोटॉप्स प्रेजेंट हैं नेचर में, C12, C13 एंड C14, है ना। तो C12 अगर कोई हम सैंपल लें कार्बन का, तो C12 की परसेंटेज उसमें सबसे ज़्यादा होती है, C13 की बहुत कम होती है, लगभग 1% के आसपास, अभी आगे डिटेल में देखेंगे, और C14 तो काफ़ी कम अमाउंट में होता है। तो साइंटिस्ट ने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना, कि कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान करके, इसके कार्बन 12 जो कार्बन का एक आइसोटोप है उसको स्टैंडर्ड मान करके इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं इसके 12 ग्राम में, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12 ग्राम, है ना। कितना होगा इसका, 12 ग्राम। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो एक्चुअल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम पर मोल, ये कह सकते हैं। 1 मोल कार्बन का किसके बराबर होता है, 12 ग्राम के। तो हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं मोल को, कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ऐसा अमाउंट है जिसमें कि उस सब्सटेंस के कितने पार्टिकल होते हैं, जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं। और वो कितने होते हैं, वो एमिडियो एवोगैड्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कैलकुलेशन की, क्या कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो पार्टिकल्स के नंबर होते हैं या जो एटम्स के नंबर होते हैं वो इतने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। कैसे आए ये नंबर अभी कैलकुलेट करेंगे हम, लेकिन उन्होंने एक फिक्स अमाउंट दिया है, क्या कि तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में पार्टिकल की संख्या इतनी होती है, तो इसी के रेस्पेक्ट में बाकी सभी एलिमेंट के
एटॉमिक मास कैलकुलेट किए गए, जैसे हाइड्रोजन का है 1.008 ग्राम आता है ना, तो इसके वन मोल इसका वन मोल किसके बराबर होगा, इसके एटॉमिक मास के, और उसमें पार्टिकल्स की नंबर्स कितनी होगी, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और डिटेल में देखेंगे, अभी आगे चलते हैं। ये एमिडियो एवोगैड्रो साहब हैं, इन्होंने क्या किया, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बताया कि किसी भी सब्सटेंस के वन मोल में पार्टिकल की संख्या इतनी होती है, ठीक है, इसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ठीक है, और वन मोल किसके बराबर होता है, अगर इसे नॉर्मली हम डिजिट के ओपन करके लिखें तो ये इस तरह से 6022 है ना, जिसको कि काउंट करना भी बड़ा मुश्किल है। और कितना बड़ा होता है ये वन मोल, कि कुछ एग्जाम्पल से समझ लें कि बहुत बड़ी क्वांटिटी है ना। कैसे, हाउ बिग ए वन मोल है ना, 1 मोल ऑफ मार्बल वुड कवर द एंटायर अर्थ। अगर आपके पास 1 मोल मार्बल्स का है तो ये मान के चलिए कि पूरे ओशियन को, पूरे अर्थ को कितने डेप्थ तक, 3 माइल्स तक कवर कर सकता है। आप ये समझिए कि इतना बड़ा अमाउंट है। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर काउंटिंग 10 MPS की स्पीड से अगर कोई कंप्यूटर काउंटिंग कर रहा है तो कह रहा है कि 2 बिलियन ईयर लग जाएंगे एक सिंगल मोल को काउंट करने के लिए। तो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में। अब इसी से एटॉमिक मास का भी कंसेप्ट निकल करके आया। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी कहा कि कार्बन 12 का जो 12 ग्राम है वही किसके बराबर होता है, 1 मोल के, है ना। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो एटॉमिक मास होता है, अभी अभी हमने बात की, वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल के, और उसमें पार्टिकल की संख्या कितनी होती है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होती है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, है ना। जैसे ये एग्जाम्पल के लिए कह रहा है, तो कह रहा है दिस गोल्ड, एक एग्जाम्पल कह रहा है दिस गोल्ड कॉइन है बिलियंस ऑफ गोल्ड एटम, है ना, नंबर ऑफ गोल्ड एटम काफ़ी है इसमें, बिलियंस में है। इट मीन्स दैट द मास ऑफ गोल्ड एटम शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, है ना, कि किसी एक पार्टिकल का मास होगा वो काफ़ी कम होगा। जैसे मैं कार्बन का भी कहने लगूँ, कार्बन के एक पार्टिकल का मास 1.99 × 10⁻24 ग्राम होता है ना। तो कितना कम होता है देखो एक पार्टिकल का। ऐसे ही गोल्ड का भी काफ़ी, सबका माइनस में ही जाता है ना, -23, किसी का -24। तो क्योंकि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो उसका वेट काफ़ी कम होता है ना। तो इसी वजह से मिलियंस ऑफ पार्टिकल होते हैं, बिलियंस ऑफ पार्टिकल होते हैं किसी भी सब्सटेंस के बहुत कम अमाउंट में भी। टुडे वी हैव सोफिस्टिकेटेड टेक्निक लाइक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट एटॉमिक मासेस फेयरली एक्यूरेटली। पहले तो मैंने अभी भी बताया कि बाकी सभी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते थे, लेकिन लेटेस्ट टाइम में हमारे पास एक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की टेक्निक है, जिसमें हम किसी भी स्पीसीज या कोई भी एंटिटी हो, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, है ना, तो किसी का भी हम मॉलिकुलर मास एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। पहले तो हम किसी के रेस्पेक्ट में करते थे, ठीक, लेकिन आज की डेट में तो हम एक्यूरेटली मेजर करते हैं। देखो वही चीज़ें लिखी हुई भी होंगी। 19th सेंचुरी के आसपास साइंटिस्ट ने एक कंपैरेटिव मेथड यूज किया, कंपैरिजन किस किस की कि कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया। इसमें भी पहले ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में मेजर करते थे, है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अप्रोक्स 1 मान लिया इन्होंने, और बाकी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बाकी सभी का मेजर करते थे। लेकिन प्रेजेंट सिस्टम जो है एटॉमिक मास को बताने का, वो किस पे बेस्ड है, कार्बन 12 पर। तो कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में जो है बाकी सभी का निकालते हैं, है ना। अब इसमें भी प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन कार्बन 12, ये क्लियर हो गया। इन दिस सिस्टम 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 इज कंसिडर्ड एज 1 AMU, है ना। ये 1 AMU किसके इक्वल होगा, 1/12 पार्ट ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, है ना, 1 एटम ऑफ कार्बन। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं AMU को, कि कार्बन एटम के एक पार्टिकल के मास का 1/12 क्या कहलाता है, 1 AMU, है ना। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे,
ये 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 1 AMU या 1 U, इसे बोलते हैं हम यूनिफाइड मास। तो हमें किसी का भी हमें कैलकुलेट करना हो एटॉमिक मास, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी एटम का एटॉमिक मास? मास ऑफ एन एटम, ठीक, उसके एक एटम का मास रख देंगे और AMU से उसको डिवाइड कर देंगे, और AMU क्या है? 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, है ना। जैसे 1 AMU लगभग किसके इक्वल आता है? 1 AMU में 1 AMU इसके इक्वल होता है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 के इक्वल होता है, ठीक। और 1 AMU को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो एक कार्बन का एटॉमिक मास, एक कार्बन पार्टिकल का, है ना, एक कार्बन एटम का कह सकते हो, और क्या कर दिया उसका 1/12 कर दिया, तो ये AMU कैलकुलेट होके आ गया। और हमें ऐसे ही किसी एटम का कैलकुलेट करना है, जैसे हाइड्रोजन एटम का कैलकुलेट करना था, तो हाइड्रोजन के एक पार्टिकल का मास तो ये होता है, ठीक, 1.6736 इंटू 10⁻⁻24। उसको किससे डिवाइड कर दिया इन्होंने? AMU से, है ना, इस वाली क्वांटिटी से इसको डिवाइड कर दिया, तो इसका जो मास कैलकुलेट करके आता है ये। और इसको सिग्निफिकेंट नंबर में अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि कार्बन 12 के एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में बाकी सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। अब एक्चुअल में जो हम एटॉमिक मास लेते हैं ना, वो एवरेज में लेते हैं, ठीक। अभी एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट क्या है? जैसे जैसे अभी बात की मैंने कि कार्बन के 3 आइसोटोप हमें नोन है, C13 और C14, 3 आइसोटोप यहाँ पे हमें नोन है। तो हमें क्या करना होता है, इन सभी की जो रिलेटिव अबंडेंस है, जो नेचर में इनकी मात्रा है कि किसी सैंपल में कितनी मात्रा में ये प्रेजेंट है। जैसे कार्बन का एक आप सैंपल लेंगे, उसमें C12 भी होगा, 13 भी होगा, 14 भी होगा, तो उनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है, ठीक, उनका उनसे इसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करके फिर उसका एवरेज कर लेते हैं हम। तो वो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। ये कि जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 12 की रिलेटिव अबंडेंस इतनी होती है, मतलब अगर 100% अमाउंट में अगर आपने एक कार्बन का सैंपल ले रखा तो उसमें ये इतने परसेंट में कार्बन 12 होगा, इतने परसेंट में ये 13 होगा, और इतने परसेंट में ये C14 होगा, है ना। और एटॉमिक मास इनका AMU में बताइए आपको, इसका 12 होता है, इसका 13 ना होकर के एग्जैक्ट 13 पॉइंट समथिंग होता है होने को, तो लेकिन हम राउंड ऑफ करके ये 12, 13 और 14 लिख लेते हैं, ठीक। इसी वजह से अब क्या किया है, देखो इन्होंने एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया कार्बन का, सीधे सीधे हाँ, इसको रिलेटिव परसेंटेज को इन्होंने 100 से इसको डिवाइड करके तब लिखा हुआ है, देखो रिलेटिव अबंडेंस को 0.9892 और 12U किसका है? C12 आइसोटोप का, है ना, एटॉमिक मास है। और इसकी रिलेटिव अबंडेंस 100 से इसे भी डिवाइड कर दिया, और ये भी 100 से डिवाइड कर दिया, 10⁻⁻12 हो गया है, ठीक है। पावर में ऊपर है, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, ठीक। तो इस तरह से, और ये इसकी नेचुरल अबंडेंस हो गई, सॉरी इस एटॉमिक मास हो गया, है ना। तो बस इनको मल्टीप्लाई करके देखिए ये कितना आया है, एग्जैक्ट 12, ठीक। तो 12.001 है, लेकिन राउंड ऑफ करके कितना हो गया, 12U। U क्या है? यूनिफाइड मास, है ना। तो इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि 1 AMU कैसे निकालते हैं। कार्बन 12 के एक पार्टिकल का मास रख देंगे, है ना, इंटू 10⁻⁻23 समथिंग होता है ये। और अभी एग्जैक्ट देख लेंगे इसको, और ये इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये AMU निकल करके आ जाता है, ठीक। फिर जिसका भी निकालना है उसके मास को AMU से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट, बस इतना करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट है मॉलिक्यूलर मास। तो नाम से पता चल रहा है, ठीक, एटम है तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो दो टर्म हम यूज करते हैं, अगर एटम के फॉर्म में है तो एटॉमिक मास कह दिया, मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर मास कह दिया, ठीक। जैसे H2O इस समय मॉलिक्यूल के फॉर्म में है ना। तो मॉलिक्यूलर मास की क्या डेफिनेशन होगी कि किसी भी मॉलिक्यूल में
जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनके एटम के मास का सम क्या हो गया, मॉलिकुलर मास हो गया। जैसे यहाँ पे H2 का कैलकुलेट करना तो सिंपल है, हाइड्रोजन का 1 होता है, होने को तो 1 पॉइंट समथिंग होता है लेकिन राउंड ऑफ करके ही लेते हैं। ठीक, कहीं किसी कैलकुलेशन में एग्जैक्ट दे रखा तो आप एग्जैक्ट उसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1 हो गया तो इसका टोटल 2 हो गया, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो टोटल कितना हो गया 18। ऐसे ही ये कंसेप्ट है। ठीक है, आपका उम्मीद है ये क्लियर ही हो रहा होगा। मॉलिकुलर मास को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे H2SO4 का आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक, HNO3 का कैलकुलेट कीजिएगा, एसिटिक एसिड। तो इनकी आपको बहुत ज़्यादा नीड होती रहती है न्यूमेरिकल में, इनके तो याद ही हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। C6H12O6 कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार, फिर उनको एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं होता कि हम उनका कैलकुलेट करके देखेंगे वहाँ एटॉमिक मास। तो इनका सबका कैलकुलेट कीजिएगा, उम्मीद है इसका ठीक है 98 आएगा। तो ऐसे ही बाकी का भी कैलकुलेट कीजिएगा, है ना। हाइड्रोजन का रखेंगे, सल्फर का और 4 ऑक्सीजन का। तो ये आपने सीख भी रखा है 9th-10th में, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, मीथेन का निकाल कर दिखा रखा है, तो कार्बन का पुट कर दिया इन्होंने, और एक हाइड्रोजन का 1 पॉइंट समथिंग, तो 4 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला मास, तो जैसे मॉलिक्यूल के लिए मॉलिकुलर मास हम यूज कर लेते हैं, वैसे ही NaCl जैसे जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं तो उनके लिए हम एक टेक्निकल टर्म यूज कर लेते हैं, बस फॉर्मूला मास। जो डिफरेंस कुछ नहीं है, चीज़ें वही हैं। फॉर्मूला मास में जो आयंस प्रेजेंट हैं उनका मास रख देंगे। जैसे NaCl है, NaCl में सोडियम आयन प्रेजेंट है और क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। क्लोराइड आयन का कितना होता है 35.5 ग्राम, या AMU या U कुछ भी लिख सकते थे, और 23 AMU या U, है ना। तो इनको ऐड करेंगे तो 58.5। तो फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड के लिए, आयनिक सॉलिड के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक। और जबकि मॉलिकुलर मास कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। क्लियर, अभी सब पढ़ेंगे हम, आयनिक फोर्सेस क्या होते हैं, कोवेलेंट फोर्सेस क्या होते हैं। बस इतना समझ लीजिए, जैसे आयनिक स्टेट में है तो वहाँ आयनिक फोर्सेस होंगे, जैसे H2 है कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो वहाँ कोवेलेंट फोर्सेस होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। अभी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसको हम ऐसे मॉलिकुलर, अच्छा ये टर्म अलग से दिया क्यों गया, तो क्योंकि कहीं ना कहीं जब NaCl सॉलिड की हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें एक Na आयन 6 Cl आयन से कवर होता है। तो हम अब ये तो नहीं कह सकते कि यार NaCl मॉलिक्यूल में एक Na है और 6 Cl है, ठीक है। तो वो तो एक उनका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक, कि क्रिस्टल में एक आयन दूसरे आयन से कितने नंबर्स में जुड़ा है। ऐसे ही एक Cl 6 Na से अटैच होता है, 6 Na पार्टिकल्स है ना। तो ये तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ऐसा नहीं है कि हम 6 Cl का और एक Na का मॉलिकुलर मास रखेंगे, ठीक। तो जो आयनिक फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला प्रेजेंट है, बस उसी का हम यहाँ पे मास रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं है फॉर्मूला मास आयनिक सॉलिड के लिए। अब ये देखो H2SO4 का कैलकुलेट करके रख रखा है इन्होंने, 98 आया है। तो सल्फर का रख दिया, ऑक्सीजन का रख दिया, हाइड्रोजन का रख दिया, है ना। तो उसे देख लेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें कुछ ऐसी नहीं है, ठीक। ये है मोल कंसेप्ट क्या है, फिर से एक बार देखो डिफाइन कर रखा है, हालांकि हम अब एग्जैक्ट कर चुके हैं। इन SI सिस्टम मोल इज द बेस क्वांटिटी फॉर द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को अगर हमें केमिस्ट्री में हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा नीड होती है इस मोल कंसेप्ट की। और एक सबसे पहले हम अगर देखेंगे तो वहाँ पे यही लिखा हुआ मिलता है, यार इसका 1 मोल ले लीजिए, इसका 2 मोल ले लीजिए, है ना। तो मोल से बस क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। जनरली हम मोल के फॉर्म में ही किसी भी कंपाउंड की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, है ना। तो 1 मोल को यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है कि कार्बन 12 के कार्बन ग्राम में जितने पार्टिकल होते हैं उसे हम क्या कह देंगे, 1 मोल कह देंगे। और देखिएगा कार्बन 12 है, कितना है कार्बन 12 का जो मास है 12 ग्राम, ठीक। और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 कार्बन एटम के मास से। कितना बताया था मैंने, 1.9926, है ना। 48 होता है एग्जैक्ट, मैंने कितना बताया था अभी लास्ट स्लाइड में, 1.99 इंटू 10⁻⁻³ तो ग्राम पर एटम होता है कि एक एटम का मास इतना होता है। 12 ग्राम को मल्टीप्लाई कर दिया तो सॉरी डिवाइड कर दिया तो
तो क्या आ गया 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस तरह से ये मोल सॉरी इस तरह से ये कंसेप्ट निकल करके आया कि 1 मोल में पार्टिकल की संख्या अगर कैलकुलेट करनी है कार्बन के केस में, तो हमने कार्बन के केस में इस तरह से कैलकुलेट किए कि जो कार्बन 12 का जो मास है उसको डिवाइड कर दिया 1 पार्टिकल या 1 एटम के मास से, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आती है, यही 1 मोल कहलाती है। बस इसी को स्टैंडर्ड मान करके बाकी सभी का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब चाहे आपके पास कोई एटम के फॉर्म में हो, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, तो किसी का भी एटम के फॉर्म में है, ठीक, इसे एटम ना कह करके क्या कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, एलिमेंट, कि एलिमेंट के फॉर्म में है तो उसका जो मास दे रखा होगा, जैसे इसका 1.008 होता है, इसका 16 होता है, होने को तो 15 पॉइंट समथिंग 99 होता है, लेकिन एग्जैक्ट 16 मान लेते हैं इसका। तो किसी का भी एलिमेंट का अगर आपको मास दे रखा होगा तो आप समझ जाएंगे वो बराबर किसके होगा, जो उसका एटॉमिक मास होगा 1 मोल के, और उसमें पार्टिकल की संख्या कितनी होगी, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, वो कितनी होगी 6.022 इंटू 10⁻23। ऐसे ही कोई आयन दे रखा होगा, सपोज सोडियम आयन का 1 मोल है आपके पास, है ना, तो आप समझ जाएंगे कि आपके पास सोडियम का कितना अमाउंट प्रेजेंट है 23 ग्राम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आते ही या नेगेटिव चार्ज आते ही मास में कोई चेंज नहीं आता, सोडियम का भी वही होगा और सोडियम आयन का मास भी वही होगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, जबकि एटॉमिक मास किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। तो अब ऐसे ही क्लोराइड आयन है, उसका 1 मोल आपके पास है, तो आप समझ जाएंगे कि आपका 35.5 ग्राम आपके पास क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। आपके पास NaCl का 1 मोल है, तो इसका जो मास होगा वो कितना होगा आपके पास 58.5 ग्राम होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये 1 मोल कितना होता है। तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, वो आयन हो, एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल हो, वो बराबर होता है उसके मॉलिक्यूलर मास के, है ना, और उसमें पार्टिकल की संख्या कितनी होगी। अब पार्टिकल का मतलब एलिमेंट है तो एटम होंगे उसमें, और आयन फॉर्म में आपके पास है या आयनिक सॉलिड है तो उसमें आयन प्रेजेंट होंगे, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो उसमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो 18 ग्राम के इक्वल होगा इसका, और वो बराबर होगा 1 मोल के। अब ऐसे कहने लगे आपके पास 9 ग्राम है वाटर का, तो अपने आप समझ जाएंगे कि आपको पास हाफ मोल या 0.5 मोल प्रेजेंट है ना। तो ये कैलकुलेशंस हैं। अब आपके पास CO2 है, CO2 का अगर आपके पास 44 ग्राम है, तो आप समझ जाएंगे कि ये कितना है आपके पास 1 मोल प्रेजेंट है, क्योंकि CO2 में कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 32, तो टोटल कितना हो गया 44। और आपके पास CO2 का 20 ग्राम है, 22 ग्राम है, तो आप समझ जाएंगे खुद से ही कि 0.5 मोल की बात चल रही है, ठीक। तो ये तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है, तो इसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक फिक्स्ड नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल का भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कितने पार्टिकल होंगे उसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अब अलग अलग टर्म में, जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके पास कार्बन का 12 ग्राम प्रेजेंट है, तो आप समझ जाएंगे उसका आपके पास 1 मोल है। ऐसे ही आपके पास H2O का 18 ग्राम प्रेजेंट है, तो आप समझ जाएंगे उसका 1 मोल प्रेजेंट है। अगर आपके पास किसी सब्सटेंस का 1 मोल है और कहने लगे कि उसमें कितने पार्टिकल होंगे, तो पार्टिकल के टर्म में आप समझ जाएंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होंगे। सिमिलरली अगर आपके पास कोई गैस है और वो भी आइडियल गैस है, कैसी गैस है, आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस का STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर, है ना। तो अगर आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर STP पर कोई गैस है और उसका वॉल्यूम आप देख रहे हैं कि आपके पास उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर है, तो आप समझ जाएंगे कि उसका आपके पास 1 मोल है, क्योंकि इतना ही वॉल्यूम कोई भी गैस STP पर कवर करती है, ठीक। बस उसके पास कितना मोल होना चाहिए 1 मोल। अगर इतना वॉल्यूम आपके पास है तो आप समझ जाएंगे उसका 1 मोल आपके पास प्रेजेंट है। तो ये कुछ कंसेप्ट था इसके बारे में, अलग अलग चीज़ें हमने देख ली। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने देख लिया, है ना।
परसेंटेज कंपोजिशन हम किसी भी कंपाउंड में कैसे एलिमेंट का कैलकुलेट करते हैं, तो ये हम एक स्लाइड में और भी बता चुके हैं। हल्का सा आइडिया और देते हैं। जैसे H2 है, H2 किससे मिलकर के बना हुआ, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब हमें किसी की भी परसेंटेज कैलकुलेशन करनी हो तो उस एटम का मोलर मास, जिसका भी हमें निकालना हो, मोलर मास ऑफ दैट एटम, एटम कह सकते हो, आयन कह सकते हो, जिस फॉर्म में भी आपका प्रेजेंट है, अपॉन टोटल मोलिकुलर मास ऑफ मोलिक्यूल, टोटल मोलिकुलर मास ऑफ मोलिक्यूल या स्पीसीज जो कि आपके पास है ना, इनटू परसेंटेज निकालनी है तो इनटू 100 है ना। अब जैसे हाइड्रोजन का निकालना था H2O में, तो कितने प्रेजेंट है आपके पास, 2 है ना हाइड्रोजन, तो 1 का 1 होता है तो 2 का 2 हो गया, तो H2 का कितना होता है 18 इंटू 100। तो इस तरह से कैलकुलेशन। ऐसे ही ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, H2 का कितना हो गया 18 इंटू 100। ठीक, तो इस तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की आप मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड है ना, अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। इस चैप्टर में मेन क्या है कि हम एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करेंगे है ना। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आता है इससे। चलिए बेटा, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।